हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में कुछ स्टेट्स में जो ये न्यायिक सेवा परीक्षा है, इसकी भर्ती के लिए कानून की डिग्री के अलावा उस स्टेट में एनरोलमेंट भी उसका ज़रूरी होता है। यानी कि वो एक अधिवक्ता के रूप में नॉमिनेट भी होना चाहिए ताकि उसे कोर्ट के अंदर के पूरे प्रैक्टिस का, पूरे प्रोसेसर का एक एक्सपीरियंस हो। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट भर्ती होकर के वहाँ पर जो जाए और नया नया अनुभव ले। यानी कि उसे पहले से ही इस चीज़ के रूप में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इस एक्सपीरियंस को वो तभी गेट करेगा जब वो एज एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट होगा। बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो न्यायिक सेवा है उसमें भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की जो है अधिवक्ता के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पर 3 ईयर या 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB वाले स्टूडेंट भी जो है डायरेक्ट फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं जुडिशरी का, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि मामला भी आखिर ये क्यों निकल कर सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की है न्यायिक सेवा में जो है अधिवक्ता के रूप में एनरोलमेंट ना होना और उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होना, क्योंकि हाई कोर्ट के समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे गए हैं, कुछ ऐसे मामले गए हैं जहां पर जो जजेस होते हैं उनके अंदर न्यायालय के अंदर होने वाले कामकाज की जानकारी की कमी होना पाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेन इस मुद्दे पर विचार किया है कि जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की परीक्षा होती है उसमें जो भी कैंडिडेट बैठेंगे उनके पास जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उनसे कानून की डिग्री के अलावा साथ साथ 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त को भी बहाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। देखिए, आप जैसा जानते हैं, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी अगर प्रोविज़न पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, प्रोविजंस भी होते हैं, प्रोविज़ो भी होते हैं। यानी कि अगर ऐसा कर दिया गया है तो उसके कुछ रेमेडीज़ भी हैं, कुछ लोगों को कुछ कंडीशन में उससे छूट भी मिली हुई होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, जो 3 इयर्स के एक्सपीरियंस की मेन बात उठ रही है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे, बट ये एक तरीके से सही भी है और अगर देखा जाए तो नहीं भी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें, बिल्कुल प्रैक्टिकली जाएं, तो यहाँ पर मेनली इन्होंने अगर ये कह रहे कि 3 इयर्स का इनको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर हम यह देखते हैं तो भाई प्रेजेंट टाइम में हर वो बंदा जो क्या कर रहा है, जिसने लॉ की डिग्री की है, लॉ करने के तुरंत बाद ही वो खुद को एनरोलमेंट करा लेता है अपने स्टेट की बार में, AIB एग्ज़ाम भी क्लियर करता है, तो उसके बाद बेशक वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाए, उसके पास अनुभव तो है। तो ये 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी लागू करना जो हमारी प्रथम स्टेज है सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उसमें क्या ये मैंडेटरी है? हम एक समाज की वास्तविकता जो हर कोई जानता है कि क्या अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस नेसेसरी कर देंगे तो उसमें क्या ज़रूरी है कि जिस बच्चे ने एनरोलमेंट करा लिया है, जिसके पास 3 साल का अधिवक्ता के रूप में एक एक्सपीरियंस है, क्या आप कह सकते कि वास्तव में एनरोलमेंट कराने के बाद AIB एग्ज़ाम पास करने के बाद वो 3 साल तक लगातार उसने कोर्ट में प्रैक्टिस की है? नहीं है ज़रूरी। तो हम ये नहीं कह रहे, देखिए हम ये नहीं करना चाहते, हम किसी भी चीज़ पर कटापेक्ष नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, आइए हम अपनी बात पर आते हैं। जो मैंने बात की है वो उससे हर एक लॉ कैंडिडेट जो अच्छी तरीके से अवगत है, और मोस्टली जो एक लॉ की प्रिपरेशन करने वाला बंदा, बिल्कुल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने वाला बंदा हर इस चीज़ को जानता है जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस की, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने जो बात आपसे कही थी थोड़ी देर पहले कि हाई कोर्ट के सामने कोर्ट के कामकाज को लेकर के जो है जानकारी की कमी के संदर्भ में बहुत से मामले सामने निकल कर आए हैं कि जो जजेस के द्वारा जो प्रोसेस चलाया जा रहा है, जो डिसीजन दिया जा रहा है, उसमें उनकी जानकारी की कमी होना पाया गया कि उन्हें लीगल प्रोसीडिंग की जो है समझ नहीं है उतनी। और यहाँ पर जो 3 साल का एक्सपीरियंस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार जजेस एसोसिएशन के केस में समाप्त कर दिया था, पहले 2002 का ये बात यहाँ पर कर रहा है। और यहाँ पर अब मामले में जो सुनवाई की जा रही है वो जस्टिस BR गवई, जस्टिस HG मसी और जस्टिस KV चंद्रन की पीठ जो है वर्तमान में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सुनवाई की जा रही, रिट किसके द्वारा दायर की गई थी? ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें उन्होंने जजों की जो पेंशन है, ऐसा नहीं एक्सपीरियंस को लेकर ही, उनकी पेंशन को लेकर, उनकी सेवा शर्तों को लेकर बहुत से मुद्दे उन्होंने इस रिट पिटीशन के माध्यम से उठाए गए हैं।
और यहाँ पर साथ साथ सीनियर एडवोकेट भी हैं, एमिकस क्यूरी भी हैं जो सिद्धार्थ भटनागर हैं। उनके द्वारा बहुत से मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया कि क्या वास्तव में 3 साल की जो ये कानूनी प्रैक्टिस है इसको इंक्लूड लागू किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। और साथ साथ देखिए यहाँ पर जो एमिकस क्यूरी हैं भटनागर जी, उन्होंने एडवोकेट के रूप में कहा कि किसी व्यवहारिक अनुभव के बिना नए लॉ ग्रेजुएट जो हैं उनको जुडिशियल सर्विस में प्रवेश देने के बारे में चिंता जताई है कि अभी साथ ही डायरेक्ट वो तुरंत जो है कंप्लीट करके आते हैं अपनी LLB और उसके बाद तुरंत वो जो है एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें तो बिल्कुल है कि उन्हें वास्तव में चीज़ों का, समय का और प्रोसीडिंग्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर जो एमिकस क्यूरी है भटनागर जी, उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर सबसे पहले अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ जो 1993 का एक केस था उस पर विचार किया गया, जिसमें यहाँ पर न्यायालय ने क्या कहा था। देखिए बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पर वैसे तो अगर हम देखें तो कही है कि न तो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान और न ही सेवा पूर्व प्रशिक्षण। जैसे देखिए क्योंकि एक कैंडिडेट जब जुडिशियल प्रोसेसिंग प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू इतनी सारी 3 स्टेजेस को पार करके जा रहा है, और ऐसा नहीं है बहुत सिंपल है। अभी देखिए गुजरात जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अगर आपने उसका पूरा सिलेबस देखा होगा, प्रोसीजर देखा होगा, तो वो अपने आप में देखिए ईजी नहीं है। यूपी का आप मोस्टली एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो आप ये बताइए कि बंदा जब इतनी सारी बुक्स को पढ़ने के बाद, इतने सारे स्टेज को पार करने के बाद वहाँ पर सिलेक्शन लेता है, तो क्या उसको बुक्स का नॉलेज नहीं होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा उसको हर चीज़ के अंदर नॉलेज है। बट कहने का ये क्या तात्पर्य कहना चाहते हैं, उसे एक व्यवहारिक ज्ञान नहीं पता, ठीक है। तो वही कह रहे कि न तो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान और न ही सेवा पूर्व प्रशिक्षण न्याय प्रणाली के कामकाज और लॉ प्रैक्टिस के माध्यम से प्राप्त न्याय प्रशासन के प्रत्यक्ष अनुभव का पर्याप्त विकल्प हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए पर्याप्त विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस जो है उसमें केवल वकालत से कहीं अधिक शामिल है, यानी कि उससे जब आप प्रैक्टिस करते हो एज एडवोकेट के रूप में, तो वहाँ पर केवल ये नहीं कि आप वकालत ही करोगे, वकालत से ज़्यादा बहुत एक एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिलती हैं। और एक वकील को जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के कई घटकों के साथ बातचीत करनी होती है, यानी कि उसे हर तरीके के प्रोसेसर से गुजरना पड़ता है, चीज़ों को, अपने सोसाइटी की चीज़ों को, घटकों को, ऑफेंसेस को, यानी कि हर पहलू को बड़े ध्यान से एनालिसिस करता है। और साथ साथ जब वो एज एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है तो अपने समाज की हर तरीके की चीज़ें उसके समक्ष निकल कर आती है, अपने समाज की वास्तविकता की समझ उसको होती है। और इसके वकीलों के रूप में अनुभव जज को अपने कर्तव्यों और कार्यों को कुशलतापूर्वक और आत्मविश्वास और सावधानी के साथ करने में सक्षम बनाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर अभी मैंने बातें जो कही वो भी बिल्कुल सही हैं, वो भी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो वास्तव में एज एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, पहले वकालत करते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि जो वास्तव में वकालत करता है उसके बाद अगर वो जज बनता है तो वो वकील एडवोकेट के रूप में उस कोर्ट के अंदर होने वाली हर चीज़ से अवगत हो जाता है कि किस तरीके से वहाँ पर मनगढ़ंत केसेस गढ़े जा सकते हैं, मनगढ़ंत एविडेंस को शामिल किया जा सकता है, इस तरीके से झूठ को सच और सच को झूठ जो है हम लोग साबित कर सकते हैं। तो जब आप पहले उस जगह पर खड़े होकर ये सब काम कर चुके, तो जब बाद में सॉरी एवरीवन, जब बाद में आप जज की डाइस पर बैठोगे तो आप वहाँ खड़े हुए उस पूरे प्रोसीजर को एक कहानी के तौर पर एनालिसिस कर सकते हो। मेन चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वही बातें बता रही कि अगर आपने एक वकालत की है तो आप एक जज के रूप में अपने कर्तव्यों को, कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, आत्मविश्वास और सावधानी के तौर पर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा ये भी कहा है कि कई स्टेट्स में तो देखिए जुडिशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस जो है निर्धारित की गई है। और इसलिए ज़रूरी है कि सभी राज्य न्यायपालिका में जो सबसे निचला पायदान है पर भर्ती के लिए वकील के रूप में उक्त न्यूनतम अभ्यास को एक आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित करें। और साथ साथ इन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय संविधान में अगर हम आर्टिकल 233 का क्लॉज 2 देखें तो उसमें भी जो हमारा जो जिला न्यायाधीश जज होते हैं उनके रूप में अपॉइंट होने के लिए पात्र नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि वो लगभग 7 साल तक एडवोकेट या फिर वकील के तौर पर एडवोकेट के रूप में ना रहा हो। देखिए क्योंकि 233 में आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कि जो हमारे जो एजेस वगैरह होते हैं, हाई है जुडिशियल सर्विस जो होती है, उनमें ये 7 साल का एक्सपीरियंस जो है लगातार मांगते हैं एडवोकेट के रूप में, क्योंकि वो एक बड़ी पोस्ट हो जाती है। जबकि अगर हम आर्टिकल 217 2B देखें और 124 3B के तहत किसी व्यक्ति को क्रमशः हाई कोर्ट के, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये हाई कोर्ट के जज के योग्यता की बात करता है और ये सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता की बात करता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के पदों पर अपॉइंट होने के लिए हाई कोर्ट के वकील के रूप में जो है उसके पास कम से कम 10 वर्षों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसलिए हम यह निर्देश दे रहे हैं कि सभी राज्य जो है न्यायिक अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए योग्यता में, यानी कि 3 साल तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने को जो है एक योग्यता के रूप में वहाँ पर शामिल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मामला देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन होकर रहना ही है। तो हालांकि यहाँ पर 1996 के जस्टिस KG सेट्टी आयोग जो प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग था, उसकी सिफारिश के आधार पर अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के 2002 के फैसले में इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था, जो ऊपर हमने अभी बताई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए मेनली क्या है कि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद प्रतिभाशाली युवक लॉ ग्रेजुएट न्यायिक सेवा को पर्याप्त आकर्षक नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर मेनली, क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा हर चीज़ के दो यहाँ पर पहलू हो सकते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर लगातार एक अच्छे स्तर से कोई व्यक्ति 3 साल तक लॉ की प्रैक्टिस करता है और एक प्रतिभाशाली एडवोकेट बनता है तो वो न्यायिक सेवा को पर्याप्त आकर्षक नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि उसे उसकी हर अच्छाई और बुराई के बारे में जो है ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पर हर चीज़ें देखिए निकल कर सामने आ रही हैं, और इन सभी परिस्थितियों पर जो है विचार करते हुए शेट्टी आयोग की सिफारिश और एमिकस क्यूरी के तर्क को स्वीकार करते जुडिशियल सर्विस में प्रवेश के इच्छुक आवेदन के लिए कम से कम 3 साल का वकील होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तदनुसार जो है अखिल भारतीय जजों के मामलों में निर्णय के बाद प्राप्त अनुभव के आलोक में हम हाईकोर्ट और राज्य सरकारों को अपने नियम में संशोधन करने का निर्देश देते हैं। जैसे एक नया लॉ ग्रेजुएट जिसने 3 वर्ष का अभी प्रैक्टिस नहीं किया हो न्यायिक सेवा में प्रतिस्पर्धा करने और प्रवेश करने के लिए पात्र हो। हालांकि हम अनुशंसा करते हैं कि जुडिशियल सेवा में नए भर्ती किए गए व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष अधिमानतः 2 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इनके कहने का मेन यहाँ पर सिस्टम क्या है, देखिए ये जो यहाँ पर मेनली आपका जो अभी इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें नहीं की हैं, बल्कि 2002 का जो हमने आपको डिसीजन शुरू में बताया था कि शुरुआत में चीज़ें उठी थी, बट 2002 के द्वारा जो है मामला सामने निकल कर आया था, उसमें इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2002 के फैसले में, जैसा कि भटनागर ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि 2002 के फैसले में उन्होंने जो कहा था और 3 साल की प्रैक्टिस को जो ख़त्म कर दिया गया था, वो यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली इन्होंने इसमें क्या बात कही थी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप 3 साल का जो है एक्सपीरियंस करें। तो बिल्कुल जो बातें मैंने अभी कही, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहना चाहती कि देखो ये अभी इन्होंने की नहीं इंक्लूड, ये 2002 था उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं, बट मेनली जो ये मेन चीज़ है लागू भी यही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखिए मैं ये नहीं है कि मतलब, क्योंकि अगर आप 3 साल या 2 साल अधिवक्ता के रूप में एनरोलमेंट समझ रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी कैंडिडेट 2 इयर्स का जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस बनवा लेगा, क्योंकि हर सब कुछ पॉसिबल है। बट आप जो है इतना ही वक्त आप उसको जो है अपॉइंट होने के बाद आप उससे जो है उसे ट्रेनिंग में रखें, वो ज़्यादा सफिशिएंट होगा। बट यहाँ पर बशर्ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चीज़ लास्ट डिसाइड की जाएगी वो अच्छी ही की जाएगी। तो यहाँ पर सेट्टी आयोग ने तर्क दिया कि 3 वर्ष के प्रैक्टिस के कारण युवा लॉ ग्रेजुएट ऑफ जुडिशियल सर्विस की ओर आकर्षित नहीं होते। यह भी कहा कि 3 वर्ष के इंतजार के बजाय बेहतर है कि उन्हें 1 या 2 वर्ष का कुछ ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि अब 3 साल लगातार वो एज ए वकालत में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है जुडिशरी के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब सेवा शर्तें इतनी आकर्षक हैं कि 3 वर्ष के प्रैक्टिस वाला कोई भी एडवोकेट न्यायिक सेवा में जाने के लिए अधिक इच्छुक होगा। तो हर तरीके से इन्होंने जो है अपने यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो अमिकस हैं भटनागर, उन्होंने इस संबंध में विभिन्न हाई कोर्ट जो हैं उनके विचारों के माध्यम से भी कोर्ट को अवगत कराया और यह तर्क दिया है कि जो अधिकांश हाई कोर्ट हैं वो अपना रुख अपनाएं कि जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए 2 या 3 वर्ष का पूर्व प्रैक्टिस आवश्यक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये घुमा फिराकर केवल इतना ही यहाँ पर जो है कहना चाहते हैं कि
3 साल का जो है यहाँ पर एज ए एडवोकेट के रूप में अनुभव होना एक लॉ ग्रेजुएट को ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उन्होंने भी कहा कि कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जो नए लॉ ग्रेजुएट हैं उन्होंने बार के मेंबर्स, जो कर्मचारी हैं, जो अन्य जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ अच्छी भावना से व्यवहार नहीं किया। जबकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट 3 साल के अभ्यास की मांग करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ शिकायतें जो हैं हाई कोर्ट के माध्यम से मिलती रही हैं डायरेक्ट जो है लॉ ग्रेजुएट को जुडिशियल सिस्टम जो न्यायिक सेवा है उसमें भर्ती होने के लिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर शिकायत की है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को जो है मांग की कि 3 साल का जो है अभ्यास, 3 साल की प्रैक्टिस जो है होनी ज़रूरी है। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 साल के लिए बार में अनंतिम रजिस्ट्रेशन को प्रैक्टिस के रूप में जो है गिना जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी कहा कि 3 साल की अवधि अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शुरू होती है। अखिल भारतीय बार परीक्षा यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं कि ये 3 साल की अवधि वो जब काउंट करेंगे जब कैंडिडेट जो है AIB एग्ज़ाम में सफल हो जाएगा, यानी कि AIB एग्ज़ाम देगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सिक्किम और छत्तीसगढ़ भी कुछ ऐसे हाई कोर्ट है जिन्होंने कहा है कि 3 साल की प्रैक्टिस को बहाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों ने जो है मना किया। ज़रूरी नहीं कि सभी की एक ही मांग है, हर किसी हाई कोर्ट का अपना अपना स्टेटस, अपनी अपनी डिमांड जो है वहाँ के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अलग अलग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बार में प्रभावी प्रैक्टिस कैसे सुनिश्चित करें, तो ये अलग अलग यहाँ पर मुद्दे निकल कर सामने जो हैं आ रहे हैं। अब यहाँ पर मेनली हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जस्टिस जो मसीह है उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा उम्मीदवार, पिता जिला कोर्ट में एक बहुत ही प्रमुख वकील, लेकिन 2 साल तक बेटा एक दिन के लिए भी न्यायालय नहीं गया। उसने वकील के रूप में 2 साल बिताए, लेकिन फिर हमें वह अनुभव कहाँ से मिलेगा, यही वह है जिसकी हमें तलाश है। तो वही मेन बात इन्होंने यहाँ पर कही हैं जो मैं आपको ये वीडियो जब मैंने शुरू की थी उस समय आपको बताई थी। ये सब पॉसिबल है भाई, आप 3 साल का अनुभव मांग रहे हो तो ये भी तो पॉसिबल है। तो उसके पास एक्सपीरियंस है बट कोर्ट तो वो एक भी दिन नहीं गया, तो आप उससे कोर्ट के अंदर होने वाले एक्सपीरियंस का कैसे जो है एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जस्टिस गवई ने कहा है कि वकील जिस न्यायालय के समक्ष वकालत कर रहा है उसका पीठासीन न्यायाधीश से प्रमाण पत्र दे सकता है कि वकील के पास पर्याप्त अनुभव है, क्योंकि 2 या 3 मामलों में साबित हो सकता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे 50 मामलों में न्याय दे रहा है जहां वह केवल स्थगन के लिए उपस्थित होता है, तब अनुभव का क्या होगा। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर जस्टिस गवई ने अपना यह भी एक्सपीरियंस साझा करते हुए कहा कि हमारे पास नागपुर में वकील था जिसने कहा कि वह इस विषय पर लिख सकता है स्थगन मांगने के 100 तरीके हैं। क्या कि भाई आप जो है जाओ और एडजॉर्नमेंट मार लो, मतलब जो एडजॉर्नमेंट होता है, स्थगन होता है, वो मांग लो, 100 तरीके से मांग सकते हो। तो ये क्या कह सकते हो कि क्या आपने इससे कुछ सीखा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ कार्य प्रणाली तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हर तरीके से इन्होंने अपना लॉजिक रखा है। देखिए इसमें केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ, और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का केस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस का नाम है क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि जो भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का कोई मेन डिसीजन या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दी हुई कोई चीज़ें, प्रेजेंट टाइम में एज ए लॉ स्टूडेंट होने के नाते भाई एक्सपीरियंस लागू हो या ना हो वो अलग चीज़ें हैं, बट हर स्टेट के जुडिशियल एग्जाम के लिए या फिर APO के लिए ये केस लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये देखते हैं, बाद में पता चलेगा फाइनल डिसीजन से कि क्या वास्तव में इस एक्सपीरियंस को लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस को लागू किया जाता है तो क्या उसके अंदर कुछ और भी अलग चीज़ें एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे या केवल एक्सपीरियंस को ही करेंगे, वो बात का मामला होगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।